जैसे आपने भक्ति काल पढ़ा, भक्ति काल को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की फिर 2 शाखाएं हो गई, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। उसी तरह सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हो गई, राम का धारा, कृष्ण का धारा। तो इस तरह भक्ति को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांट दिया। और आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर में 4 प्रमुख कवि थे, उसके बाद जितने कवि थे वो फुटकर थे, भक्ति काल के फुटकर कवि थे। उसी तरह इस बार सेकेंड ईयर में भी आपके सबसे पहले रीति काल है, रीति का नामकरण है, उसके बाद रीति काल का वर्गीकरण है। रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है, रीति क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, रीति काल को क्या क्या नामकरण किया गया था वो आपको बता दिया। रीति को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात रीति को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। जिस तरह भक्ति को 4 भागों में बांटा गया है, उसी तरह रीति को 3 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा भी इस युग में अन्य भी कवि हुए हैं रीति काल में, अर्थात कहने का मतलब है 1700 विक्रम से 1900 विक्रम के मध्य 3 कवि तो प्रमुख हैं ही, 3 जो रीति के 3 वर्गीकरण है उसके आधार पर 3 विचारधाराओं के कवि तो है। इसके साथ इसमें वीर रस के और नीति संबंधी कवि भी थे। इस तरह रीति काल में प्रमुख रूप से 3 तरह के कवि हुए। रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा। अब देखिए रीतिबद्ध काव्य धारा क्या होती है, तो देखिए रीतिबद्ध काव्य धारा अर्थात रीति का तो हमारे समझ में आ गया। अब देखना है रीतिबद्ध क्या है, तो देखिए रीतिबद्ध नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्थात जो रीति की परिपाटी में बंधे हुए हैं, अर्थात जो रीति की परिपाटी में बंध कर, रीति की परिपाटी क्या थी, रीति की परंपरा क्या थी, कविता में अधिक से अधिक शब्द अलंकार रसों का प्रयोग करना। इस तरह की उस रीति की परंपरा से बंधकर जो कवि काव्य रचना करते हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कहलाते हैं या रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। अर्थात जिन्होंने रीति की परिपाटी से बंधकर काव्य रचना की है ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। जिसमें आपके भिखारी दास है, केशव दास है, पद्माकर है, देव है, ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीति की परिपाटी से बंधकर काव्य रचना किया था। रीति की परिपाटी क्या थी, रीति की परिपाटी थी कविता लिखने से पहले कविता में अधिक से अधिक शब्द अलंकार रसों का प्रयोग करना, ये रीति की परिपाटी थी। काव्य निरूपण करना, ये रीति की परिपाटी थी। उस परिपाटी से बनकर जो कवि काव्य रचना करते थे वो रीतिबद्ध कवि कहलाते थे। दूसरे थे रीति सिद्ध काव्य धारा। दूसरी जो काव्य धारा थी वो थी रीति सिद्ध काव्य धारा। अब देखिए रीति सिद्ध काव्य अर्थात रीति काल के वे कवि जो रीति की परिपाटी को जानते थे, रीति की परिपाटी के पूर्ण जानकार थे और उन्होंने जैसे ही काव्य रचना की तो रीति की परिपाटी अर्थात काव्य निरूपण की परंपरा स्वतः ही उनकी काव्य धारा में सिद्ध हो गई। जिन्होंने जानबूझकर अर्थात परिपाटी में बनकर काव्य रचना नहीं की थी, लेकिन उस काव्य निरूपण की उस प्रवृत्ति को जो जानते थे अर्थात रीति की उस परंपरा के जो जानकार थे और जैसे ही काव्य रचना करते उसमें उस रीति की परंपरा स्वतः ही सिद्ध हो गई, वो कवि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कहलाए। जिसमें एकमात्र बिहारी जी थे, और भी है रसलीन वगैरह भी है, लेकिन प्रमुख रूप से एकमात्र बिहारी जी हैं जो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। ये कवि वे कवि हैं जिन्होंने जानबूझकर या परिपाटी में बनकर काव्य रचना नहीं की थी, लेकिन उस परिपाटी को जो पूर्णतः जानकार थे, जो उस परिपाटी को पहले से ही जानते थे, तो जैसे उन्होंने काव्य रचना की तो वो परिपाटी स्वतः ही उनकी काव्य धारा में सिद्ध हो गई, वो रीति सिद्ध कवि कहलाए। अगले तीसरे थे रीति मुक्त कवि या रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा देखिए ये इन 2 काव्य धाराओं से हटकर है। इन 2 काव्य धाराओं की विशेषताएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं एक जैसी है, लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा इन दोनों काव्य धाराओं से हटकर है। ये वे कवि हैं रीति मुक्त काव्य धारा के, वो कवि हैं जो रीति की जो परिपाटी है, परंपरा है, उससे स्वतंत्र होकर मुक्त होकर के और अपने हृदय के भाव के आधार पर शब्द के द्वारा अनुभूत की गई पीड़ा का जिन्होंने वर्णन किया है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। ये कवियों के लिए कहा गया है कि वे कवि हैं जो कभी भी किराए के आंसुओं से नहीं रोते हैं, श्रम के आंसुओं से रोने वाले कवि हैं। किराए के आंसुओं से रोने का मतलब है जिन्होंने दूसरे की पीड़ा का वर्णन नहीं किया, दूसरे का श्रृंगारिक वर्णन नहीं किया, दूसरे राजा महाराजाओं के सौंदर्य का चित्रण नहीं किया है। इन्होंने अपनी खुद की भोगी हुई स्वानुभूति श्रम के द्वारा अनुभव की गई उस पीड़ाओं का वर्णन किया, अर्थात ये अपनी आंतरिक मनोवेदनाओं के, आंतरिक पीड़ाओं के कवि हैं। ऐसे
कवि जो रीति की परिपाटी से स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के अपने मनोभावों को या स्वतंत्र प्रवृत्ति के आधार पर जिन्होंने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया है, ऐसे वो कवि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाते हैं, जिसमें आपके प्रमुख रूप से घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है। इस तरह के 4 कवि हैं जो प्रमुख रूप से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। अब आपके सिलेबस में प्रमुख रूप से इस रीति को समझाना है, रीति होती क्या है, रीति को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपके सिलेबस में पहला कवि है वो है केशवदास। केशवदास है तो आपको केशवदास नहीं पढ़ाना है, केशवदास के माध्यम से आपको रीतिबद्ध काव्य धारा समझाना है। रीतिबद्ध काव्य धारा क्या होती है, क्या काव्य विशेषताएं होती है, इसके प्रमुख कौन कौन से कवि हैं। दूसरा कवि है आपके सिलेबस में बिहारी। बिहारी के माध्यम से आपको रीति सिद्ध काव्य धारा को समझाना है। रीति सिद्ध काव्य धारा क्या है, इस काव्य धारा की क्या काव्य विशेषताएं, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से, कौन कौन सी काव्य रचनाएं हैं। तीसरे हैं आपके सिलेबस में घनानंद जी। घनानंद जी के माध्यम से आपको रीति मुक्त काव्य धारा को बतलाना है। रीति मुक्त काव्य धारा क्या होती है, इस काव्य की क्या विशेषताएं होती है, इस काव्य के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में और भी जो कवि हैं उनमें आपके सिलेबस में जैसे मान लिया सूर्यमल मिश्रण है या भूषण है, वो रीति काल एंड जो काव्य विशेषताओं को लेकर काव्य लिखा गया, जिसमें मैंने आपको बताया वीर रस को लेकर, रीति संबंधी काव्य विशेषताओं को लेकर भी इसी युग में काव्य रचनाएं की गई। तो वो कवि आपके रीति की परंपरा से है, तो रीति काल में, लेकिन रीति की जो परंपराएं थी, जो 3 जो रीति की प्रमुख जो परंपराएं थी उनसे हट करके हैं, वीर रस के कवि हैं, नीति संबंधी कवि हैं। तो इस तरह से आपके सिलेबस में जो भी पात्र कवि है उनके माध्यम से आपको रीति काल में किस तरह की काव्य रचना लिखी गई, किस तरह के कवि हुए, उसको बताना है। आज के विषय में हम इतना ही बताना चाहते हैं। आगे आपको रीति काल की क्या विशेषताएं हैं, रीति काल के कौन कौन से कवि हैं, इस विषय में आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।